आज की वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 5 की। इससे पहले हम कर चुके हैं अपना एक्सरसाइज 5.1 और हम पढ़ चुके हैं इसका इंट्रोडक्शन, किस तरीके से इन्हें सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इनका सॉल्यूशन सेट निकलता है। बहुत सारी बातें हमने इसमें जान ली हैं। तो अब हम करेंगे इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज। वैसे तो इस एनसीईआरटी में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम कंटेंट है, लेकिन अगर आप आर डी शर्मा वगैरह पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और आप क्या कहते हैं IIT जेई वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो उसमें भी इसका इन डेप्थ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये बहुत जगह यूज़ भी होता है। तो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास -3 से छोटी है ये वैल्यू और इससे इसके बीच में लाई कर रही है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कहने का क्या मतलब, अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो ये एक इनइक्वलिटी हो गई। अगर आप इसको ऐसे देखोगे तो दो इनइक्वलिटी हो गई, एक पहले वाली और दूसरी ये इनइक्वलिटी होगी, तो टोटल दो इनइक्वलिटी हैं इसमें। तो हमको दोनों इनइक्वलिटी एक साथ सॉल्व करनी है। आइए आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं है ये। कॉमन सेंस क्या है, जब भी मैं एक उदाहरण देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। जब भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा हो तो आप क्या करते थे, इस 4 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते थे तो ये 12 हो जाता था। और ये ऐसे करके और यहाँ से 12 - a बराबर b बराबर 4c - a, यानी इनके बीच में रिलेशन आ गया एक तरीके से। ऐसे ही इसको सॉल्व करना होगा। तो हमारे पास क्या है, मैं लिख लेता हूँ पहले, देख के ऊपर से लिख लिया। हमें वही सिंपल सा करना है, वेरिएबल को अकेला छोड़ना है। तो इस 4 को हटाते हैं, दोनों तरफ -4 कर देते हैं। ठीक, यहाँ माइनस का था इसलिए -7 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई -7 का डिवाइड लगाओगे तो इनइक्वलिटी हो जाएंगी चेंज, और ये हो जाएगा 2, ये x रह जाएगा और ये भाई साहब क्या हो जाएंगे 4, लेकिन माइनस के, क्योंकि -7 से डिवाइड लगाया है। अब इसको हमने पढ़ा था, इसको तुम्हें थोड़ा अगर देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको ऐसे लिख दो। यही तो है ये चीज़, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग करता है -4 से 2, और वो भी क्लोज ब्रैकेट। ठीक, अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 6। इसको देख लेते हैं। 7 से छोटा है बड़ा है ये चीज़। 2 का मल्टीप्लाई 14, 3x + 11 और 22। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 11 माइनस कर देंगे तो 3 रह जाएगा इधर 3x, इधर 11। 3 का डिवाइड लगा दोगे तो 1x, 11/3। अब तो इसको सिंपली आप ऐसे लिख सकते हो कि x बिलोंग करता है 1 से 11/3। क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगे हुए हैं। ये बात तो आपको पता है कि जब क्लोज ब्रैकेट होता है तो ये वाले पॉइंट भी इंक्लूड होते हैं, इस वजह से यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है। तो आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास दो इनइक्वलिटीज़ एक साथ दे रखी थी कंबाइन होकर, तो उनको हमें एक साथ सॉल्व करना था। अब हमारे पास दो इनइक्वलिटी दे रखी हैं अलग अलग, इनको सॉल्व करना है और इनकी जो सॉल्यूशन आएगा उसको ग्राफिकल मेथड ग्राफ के ऊपर दिखाना है, यानी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2x - 2 > x + 5। एक तो ये ग्रेटर देन है और लेस देन में बोलने में गड़बड़ी हो जाती है। अब इस 2 को हटा लेते हैं, तो 2 ऐड कर दूंगा दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x + 7। अब भाई साहब हम क्या करते हैं, x माइनस कर देते हैं इसको, इधर भी और इधर भी, तो x रह गया और इधर 7 रह गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x 6, 2 - x, वही -6 करना है, +x करना है, /4 करना है। अब हमारे पास दो कंडीशन है कि x -1 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो इसको नंबर लाइन पे दिखाते हैं। पिछली वाली वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा गंदी नंबर लाइन बनाई थी, तो थोड़ा सा इस बार ढंग की बनाने की कोशिश करूँगा, वो भी कोशिश। -4 ऐसे का -5,
1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसमें क्या है, x जो है -4 से बड़ा है, तो यहाँ पर कैसा साइन है, सिर्फ ग्रेटर देन का। यहाँ पर कैसा गोला बनेगा, ऐसा वाला खाली गोला। और इससे बड़ा है तो ऐसे करके चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कुछ भी हो सकती है। ठीक, अब यहाँ पर क्या लिख रहा है, x जो है 7 से छोटा है, यानी ये वाला गोला ही बनेगा। और चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कितना भी छोटा हो सकता है। अब इन दोनों का देखिए कॉमन पार्ट, कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला पोर्शन। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं, यहाँ से यूं और यूं और ये यूं डार्क कर दिया इसको, ये बन गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, अब एक सवाल है मेरे पास, मैंने लिख रखा है, मैं चाहूँगा कि आप ऐसा सवाल एक कमेंट बॉक्स में NCERT में से सॉल्व करके किसी का भी मुझे आंसर बताएं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। पहले ये वाली इनइक्वलिटी सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी करेंगे, क्योंकि दो इनइक्वलिटीज़ हैं इनमें। ये भाई साहब कितनी हो गए, 44, और ये हो गया 4x। ठीक, तो 11 से छोटा और बराबर आ गया। दूसरी है हमारे पास 2x + 19 लेस देन इक्वल टू 6x + 47। क्योंकि इधर बड़ा नंबर है तो मैं क्या करता हूँ, इधर ही ले चलता हूँ। तो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ 4x रह जाएगा और यहाँ 28 रह जाएगा। -7 से बड़ा और 11 से छोटा, तो इसका ग्राफ बना लेते हैं मुँह पर। अब देखिए इसमें हमारे पास क्या है, 11 से छोटा, और 11 से छोटा भी क्या है, बराबर का भी साइन दे रखा है, तो ये वाला गोला बनेगा भरा वाला। और ये इधर कहीं भी जा सकता है, पीछे तक, कहीं तक भी। अब क्या है, 7 से बड़ा है, -7 से, और बराबर भी, तो ये वाला गोला बनेगा। और ये कहीं तक भी, आगे तक कहीं तक भी जा सकता है। तो कॉमन पार्ट क्या है, ये वाला। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉमन पार्ट देखते हैं हम इसमें। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, ए सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड इज टू बी डाइल्यूटेड by adding 2% boric acid solution to it. The resultant mixture is to be more than 4% but less than 6% boric acid. If we have 640 liters of the 8% solution, how many liters of the 2% solution will have to be added? तो आइए मैं इस सवाल को आपको समझाता हूँ पीछे अगले पेज पर। तो हमारे पास सवाल क्या कह रहा है, मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें 640 लीटर कोई सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन किस तरीके से दे रखा है कि 8% बोरिक एसिड है, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है। ये चीज़ तो आप PCM मतलब केमिस्ट्री में समझते होंगे, इसका क्या मतलब होता है, यानी इसमें 8% ऐसे करके, यानी टोटल अगर 100% होता है टोटल, तो उसमें 8% बोरिक एसिड है, बाकी लिक्विड मतलब क्या कहते हैं, वाटर होगा या एक्वस सॉल्यूशन होगा, आप समझ जाइए। यानी बोरिक एसिड का जो कंसंट्रेशन है वो 8% है, यानी 100 में 8। अब इसमें क्या करा जा रहा है कि इसमें कुछ लीटर, यानी मान लीजिए x लीटर मिलाए जाते हैं 2% सॉल्यूशन को, यानी ये 640 लीटर था 8% वाला, x लीटर मिला दिया 2% वाला। तो हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है कि जो टोटल आए वो 4% से तो बड़ा हो और 6% से छोटा हो।
कहने का क्या मतलब है, ये 8% वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी ये एक तरह का चीज़ है कि मान लो मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक क्लास है, क्लास में कितने भी बच्चे हो सकते हैं। टीचर ने कहा इस क्लास के 8% बच्चे टॉपर हैं, मतलब टॉपर नहीं, पढ़ने में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। एक दूसरी क्लास है जिसके 2% बच्चे टॉपर हैं या पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। ठीक, अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए। इसमें है 640 बच्चे, इस वाली सॉल्यूशन के 640 बच्चे हैं। अब इसमें इन 640 में ये वाले 2% तरह के बच्चे मिला दिए जाएँ। अब 2% तरीके का क्या मतलब है, यहाँ पर 8% का क्या मतलब है, हर 100 में से 8 बच्चे टॉपर, यहाँ हर 100 में से 2 बच्चे टॉपर हैं। तो इस क्लास के कुछ बच्चे उठाकर इस 640 में मिला दिए जाएँ, तो जो कंबाइन मिक्सचर होगा वो 4% से बड़ा हो और 6% से छोटा हो। 640 में मान लीजिए x लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन मिलाया गया, तो टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया 640 + x। ठीक, अब ये कंबाइन मिक्सचर कितना होना चाहिए, इसको यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह कम है। 4% ऑफ x + 40, x + 40 से तो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। एक सेकेंड, सवाल में हमारे पास ग्रेटर देन दे रखा है सिर्फ, तो यहाँ इक्वल टू वाला साइन नहीं लगाना। ये 4% से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसमें इधर वाली तरफ क्या आएगा, 8% ऑफ ये, 8% ऑफ ये वाला था प्लस 2% ऑफ एक्स। भाई एक्स का तो 2% मिलाया है, 2% वाले एक्स लीटर मिलाया, 8% वाले 640 लीटर मिलाया, तो टोटल ये हुआ। और टोटल किससे बड़ा होना चाहिए, 4% से, तो इसको ऐसे लिख दिया। देखिए पूरे में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 8 × 640 + 2x ग्रेटर देन 4x + 4 × 640। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, इस भाई साहब को इधर ले जाता हूँ, 640 कॉमन ले लिया, 4 - 8, 4x + 440, यहाँ माइनस का साइन, × 4। इस भाई साहब को भी इधर ले आते हैं, 0 2x रह गया। इस भाई साहब को फिर इधर ले आते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको इधर नहीं ला रहे, हम क्या करें, यही चीज़ ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से तो हट जाएगी, यहाँ आ जाएगी। अब इस 2 का डिवाइड लगा देते हैं, ये हो जाएगा 320 × 2 4 सॉरी, तो ये हो गया 4 दिया 4 दूनी 8, 4 दिया 12। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। एक कंडीशन और दे रखी है उसने कि यही चीज़ 6% से छोटी होनी चाहिए, यानी 8/100 × 640 + 2/100 × x इज़ लेस देन खाली 6/100 × x + 640, यानी 6% से कम होनी चाहिए। वही नॉर्मल कैलकुलेशन करनी है, 100 का मल्टीप्लाई करना है, इसको इस तरीके से लिख देना है। इन सब चीज़ को इधर ले जाएंगे तो यहाँ 4x रह जाएगा, प्लस ये 6 × 640 है, 8 × 640 है, तो 2 × मतलब माइनस के 2 × 640। ये भाई साहब इधर चले जाएंगे, तो 640 × 2 4x, 4 का डिवाइड लगा दोगे तो 1600, मतलब 160 × 2। कभी कभी किसी वीडियो में इतनी जीव लड़खड़ाती है, कुछ भी बोलने लगता हूँ मैं। तो ये देखिए कंडीशन आ गई कि 320 से तो बड़ा हो और 1280 से छोटा, यानी इतने लीटर कम से कम 321 लीटर मिलाओगे या 320.5, यानी इससे बड़ी वैल्यू और इससे छोटी वैल्यू मिलाओगे, जब जाके ये वाली कंडीशन फुलफ़िल होगी हमारे पास। यानी 8% बोरिक एसिड वाले सॉल्यूशन में 2% बोरिक एसिड वाले इस बीच में, इस रेंज के बीच में लीटर्स मिलाओगे, तो वो 4% के टोटल से बड़ा होगा और 6% से छोटा होगा। तो एक क्वेश्चन और है, उसे और कर लेते हैं, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को ख़त्म, फिर आपका ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। IQ ऑफ अ पर्सन इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला, IQ = MA/CA × 100, जहाँ पर MA क्या है, मेंटल एज, CA क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज। और हमारे पास ये कंडीशन दे रखी है, अगर
IQ 80 से बड़ा और 140 से छोटा, यानी इस रेंज के बीच में हो। फॉर अ ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। कहने का क्या मतलब है, ये हमारे पास IQ को फॉर्मूला दे रखा है, इसमें बता रखा है कि एम ही मेंटल एज है। यानी कोई कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि 15 साल की उम्र में काफ़ी इंटेलिजेंट निकल जाता है, 10 साल की उम्र में काफ़ी इंटेलिजेंट निकल जाता है। यानी उसकी शरीर की जो एज है, यानी जो क्रोनोलॉजिकल एज है, यानी जो समय के साथ जो 10 साल पहले पैदा हुआ तो 10 साल का हो गया। तो जो क्रोनोलॉजिकल एज है उससे कहीं ज़्यादा उसकी मेंटल एज होती है। 10 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर ली, 10 साल की उम्र में PhD कर ली, बहुत चीज़ कर लेते हैं कुछ बच्चे, तो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज से उसकी मेंटल एज ज़्यादा है। तो अगर किसी की क्रोनोलॉजिकल एज से उसकी मेंटल एज ज़्यादा होगी तो ये वाला नंबर छोटा, ये वाला नंबर बड़ा, तो ये पूरा नंबर 1 से बड़ा हो जाएगा। यानी अगर MA ग्रेटर देन CA है तो MA/CA कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा। अगर ये चीज़ 1 से बड़ी है तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 100 से बड़ी हो जाएगी, तो उसका IQ और ज़्यादा होगा। जितनी ज़्यादा ये वैल्यू होगी उसका उतना ज़्यादा IQ होगा। तो ये कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि 12 साल की उम्र के बच्चों का ग्रुप है, उनकी अगर ये IQ की रेंज है तो उनकी मेंटल एज की रेंज बताओ। ये IQ की रेंज है यानी 80 से 140 के बीच में, तो उनकी बच्चों की मेंटल एज की रेंज क्या है। तो करते हैं इसको सॉल्व, आपको सॉल्व करते करते समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था, ये 14 है। इस क्वेश्चन नंबर से तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास IQ की फॉर्मूला क्या दे रखा है। IQ तो आप जानते होंगे इंटेलिजेंट कोशेंट होता है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि ये चीज़ जो है इसके बीच में, ये वाली जगह यहाँ रख, ये रख दूँ। अब उसमें बता रखा है कि बच्चों की एज कितनी है, 12 साल, यानी वो एज क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज दे रखी है। अब वो मुझे कैसे पता चली, नॉर्मली जब हम किसी से कहते हैं कि मैं 20 साल का हूँ, 22 साल का हूँ, तो हम उसको अपनी क्रोनोलॉजिकल एज बता रहे होते, ना कि मेंटल एज। क्योंकि मेंटल एज ऐसे कोई नंबर ज्ञात करना मुश्किल है। इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दो, अब 100 का डिवाइड लगा दो, 960/100 m/, 100 तो चला गया बेचारा, 0 से 0 कैंसिल, ये 99.6 से 14, यानी उनकी एज देखो, किसी किसी की 12 साल के बच्चे की जो एज है ना, वो यहाँ पे इक्वल टू साइन लग रहा है, इसका मतलब 14 भी है, यानी उसकी MA जो है वो CA से बड़ी है। तो ये थी हमारा वीडियो, ख़त्म ही होती है यहाँ पर। आपको कुछ समझ में जो भी न, मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ जो भी कुछ समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो मैंने पीछे कहा था ग्राफिकल मेथड वाला, ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला, जिसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकाला था, ऐसा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। NCERT में से देख कर सॉल्व कर कर बताना, अच्छा लगेगा मुझे। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो सीरीज़ के साथ। थैंक यू।